हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने जो वो टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम जो वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ग्रेजुएशन एज वेल एज आप मास्टर्स में हो या पीएचडी कर रहे हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बहुत ही जरूरी जो वो टेक्निक है, आप सभी जो वो जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले हम जो जानेंगे कि आखिरकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि आखिरकार ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड का मीनिंग है, ये क्या है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक आई है वो क्यों आई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिरकार क्या है। तो बात कुछ ऐसी थी कि हमारे पास जो क्लासिकल केमिस्ट्री थी, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होता था, हम किसी भी कंपाउंड का क्या करते थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे। आई थिंक आप सभी ने ये लैब में परफॉर्म तो जरूर किया होगा। कोई ना कोई कंपाउंड जो वो टीचर आपको दे देते थे और पूछते थे कि डिटेक्ट करो इसमें से कौन सा जो है वो कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। फिर आप सभी क्या करते थे, जो लैब के एल्ले वगैरह होते थे उनसे पूछ लेते थे कि बता दो, और ऐसा ऐसा करके जो है वो हो जाता था। लेकिन मास्टर्स में जब आप आओगे तो क्या होगा, वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो थी वो किसके लिए यूज की जाती थी, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या किसी भी ड्रग की प्यूरिफिकेशन के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता था। तो अब अपनी बात पे वापस आते हैं कि क्लासिकल केमिस्ट्री में क्या होता था कि हम जो है वो एक कंपाउंड लेते थे, उसमें उसकी क्वालिटी को जो हम देखते थे, क्वालिटी मींस कि उसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब क्वालिटी देखने के बाद क्या करते थे, क्वालिटी देखने के बाद हम क्या करते थे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि उसकी क्वांटिटी को चेक करते थे कि कितना परसेंट या कितने ग्राम जो है वो वाला जो हमें एलिमेंट मिला है उस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो उसे हम जो है वहां पर क्या करते थे, चेक जो है वो करते थे। ठीक है, तो ये थी क्लासिकल। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसको चेक करने के बाद जो है उसमें जो वो एम्पेरिकल जो है वो फॉर्मूला निकालते थे। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद क्या होता था, एटॉमिक मास निकालते थे, और एटॉमिक मास निकालने के बाद लास्ट पर क्या आता था हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला जो वो कंपाउंड का बनके आ जाता था। लेकिन ये सारे स्टेप्स, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। ठीक है, यानी कि टेक्निक जो भी है दो टाइप, एक थी क्लासिकल, ठीक है, जो पुरानी केमिस्ट्री थी, क्लासिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्लासिकल केमिस्ट्री में क्या होता था, वो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हम क्या करते थे, कंपाउंड को पहले डिटेक्ट करते थे, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी को देखते थे। सबसे पहले क्या करते थे हम, क्वालिटेटिव एनालिसिस, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, क्वालिटेटिव जो वो एलिमेंटल टेक्निक, एलिमेंटल टेक्निक। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होता था, क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेक्निक, यानी कि क्वांटिटी को हम क्या करते थे, एनालाइज करते थे। तो क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेक्निक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था, हम क्या करते थे, क्वांटिटी को चेक करने के बाद जो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो वो देखते थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद क्या करते थे हम, यहाँ पर जो इसका एटॉमिक मास निकालते थे, उसके बाद जो वो केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो क्या हुआ, आगे वाले स्टेप आप खुद लिख लेना। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद क्या करते थे हम, यहाँ पर एटॉमिक मास निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे, केमिकल फॉर्मूला लास्ट हमारा क्या आ जाता था, बनकर जो वो आ जाता था। तो ये सारे स्टेप जो थे क्या थे, ये सारे स्टेप कॉम्प्लेक्स स्टेप थे। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, यानी कि 5 स्टेप जो वो क्या करते थे, क्लासिकल केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को जो वो डिटरमाइन करने के लिए जो हमें क्या करते थे, लगते थे। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जो है वो आई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को बोलते हैं हम मॉडर्न टेक्निक।
ये थी हमारे पास मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आई वो थी हमारे पास मॉडर्न टेक्निक। अब इसमें क्या होता था, इसमें हम जो वो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सैंपल होगा जो कि एनएमआर एक्टिव होगा, इस वर्ड का मीनिंग कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो एनएमआर वर्ड का मीनिंग थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, जो कि एनएमआर एक्टिव होगा। फिर यहाँ पर क्या करते थे, ये हमारे पास आ गया सैंपल, ठीक है, ये आ गया सैंपल। अब इसको जो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो वो रख देते हैं, जैसे कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ और ये नॉर्थ पोल। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हम क्या करते थे, आईआर रेडिएशन, ठीक है, रेडियो वेव जो हम यहाँ क्या करते थे, डालते थे, ठीक है। रेडियो वेव्स हम यहाँ पर क्या करते थे, डालते थे। और हमारे पास जो यहाँ से इजेक्शन होती थी या स्कैटरिंग होती थी या ट्रांसमिटेंस होता था किसका, लाइट का, और उसकी वजह से क्या आता था, सिग्नल जो वो आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। और इसमें जो वो क्या हो गया, आसान हो गया हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। लेकिन यहाँ पर 5 स्टेप थे और यहाँ पर एक स्टेप में क्या हो जा रहा था, हमें जो वो पता लग रहा था। अब क्या किया हमने, यहाँ पर सैंपल को डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और यहाँ से जो हमारे पास क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर रेडियो वेव्स डाली तो हमारे पास एक सिग्नल आएगा जो कि कहाँ जाएगा, डिटेक्टर के अंदर जाएगा। अब डिटेक्टर को डिटेक्ट करके जो हमने यहाँ पर सिस्टम लगाया होगा उसके पास जो वो भेज देगा, और वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका स्पेक्ट्रा जो वो आ जाएगा, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वो कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ हमें जो है वो यानी कि कुछ अमाउंट में जो हमें सैंपल जो है वो, ठीक है, कुछ अमाउंट में हमने जो वो सैंपल लिया और उसको जो है यहाँ पर रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वो रख दिया। उसके बाद रेडियो वेव्स हमने इसके ऊपर क्या की, जो वो इंसिडेंट की, ठीक है, इसके ऊपर डाली, और उसके बाद इसका ट्रांसमिटेंस हुआ, स्कैटरिंग हुआ, और उसके बाद ये डिटेक्टर के अंदर गई, फिर डिटेक्टर के बाद जो वो सिस्टम के अंदर जो वो चली गई। तो हमें जो वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो वो पता लग गया। तो ये थी हमारे पास मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्यों आई, ठीक है, इसका इतिहास क्या था वो मैंने आपको जो वो बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो क्यों आई, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया, क्लासिकल केमिस्ट्री में क्या था, 5 स्टेप थे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, और यहाँ पर सैंपल का अमाउंट भी क्या लगता था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो वो यूज होता था। लेकिन यहाँ पर सैंपल आप कुछ ग्राम भी लोगे, ठीक है, तो जो एनएमआर है वो क्या करेगा, आपको डाटा प्रोवाइड करवा देगा। तो ये केस था, ये जो वो बेनिफिट था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि अभी तक जो वो इंडस्ट्री में जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, जैसे कि ड्रग की प्यूरिफिकेशन के लिए, किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए जो वो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट जो वो आपको कहीं भी किसी लैब में जो वो मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि स्कूल कॉलेज वाली लैब में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी जो वो 400 MHz होती है, ठीक है, यानी कि मेगाहर्ट्ज होती है, वो कम से कम जो वो 3 करोड़ का जो वो मिलता है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कुछ एक टॉप की यूनिवर्सिटी में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है एनएमआर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक क्लासिकल केमिस्ट्री और एक थी मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, यानी कि पुरानी जो हमारे पास टेक्निक थी वो ये वाली थी और जो मॉडर्न है वो ये वाली थी। तो अब हम जो वो बात करते हैं कि आखिरकार एनएमआर जो वो क्या होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी सी खांसी आ गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जो वो जान लिया है, पूरा बेसिक से मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता था और यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्निक में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने कई जगह ऐसे बोल दिया होगा कि होता था, ठीक है, पास्ट में नहीं है, ठीक है, अभी भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निक जो सबसे बेस्ट जो वो टेक्निक यहाँ पर है। तो आप बात करते हैं एनएमआर वर्ड के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मैंने आपको जो वो बता दिया, तो इसको रब कर लेता हूँ। आई थिंक आप सभी जो वो नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि ये जो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कि साथ साथ आप जो वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और बाद में आपको जो वो पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, यानी कि दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपने सेमेस्टर एग्जाम देने हैं। तो अब बात करते हैं एनएमआर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्ड है। एनएमआर, ठीक है, एनएमआर क्या होता है, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप खुद देख लेना, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडिएशन, सॉरी रेजोनेंस, ठीक है, रेडिएशन नहीं रेजोनेंस, ठीक है।
मैं रेडिएशन से कंफ्यूज हो गया क्योंकि पीछे आपको पता है कि रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, उसी से दिमाग में आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड R स्टैंड्स फॉर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब इन वर्ड का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से हमें क्या पता लगता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पर क्या आएगा, न्यूक्लियर होगा। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसमें जो हम क्या करते हैं, एनएमआर में यूज करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस की स्पिन को जो वो स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम वो न्यूक्लियस की स्पिन को स्टडी करते हैं। तो क्या बोला, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। यहाँ पर मैग्नेटिक से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि अभी पीछे मैंने अप्लाई की थी, दोनों मैग्नेटिक लगाए, तो दोनों मैग्नेट लगाए थे और बीच में क्या रखा था, सैंपल रखा था। तो मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब रेजोनेंस का मतलब होता है कपलिंग। ठीक है, रेजोनेंस ये जो है वो फिजिक्स वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री वाला नहीं कि कपलिंग कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, वो वाला नहीं है। कपलिंग का मतलब होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं या रेजोनेंस जो वो बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका मतलब हो गया कपलिंग। अब हम देख लेते हैं कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक से मैं आपको बताता हूं, ये होता है हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया स्पेशल टाइप। ठीक है, एटम। अब बीच में क्या होते थे हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन जो क्या करता था, इसके अराउंड क्या करता था, रिवॉल्व करता था। ठीक है, ये सभी हम जो ये सब जानते हैं। ठीक है, बेसिक से क्लास से हम जानते हैं। यहाँ पर जो है वो क्या होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम न्यूक्लियस की स्पिन के बारे में कैसे जान रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करता था, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता था, रिवॉल्व करता था। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वो क्या करता था, रिवॉल्व जो वो करता था। अब रिवॉल्व करने के साथ क्या करता था, ये अपनी स्पिन को भी चेंज करता था। स्पिन का मतलब क्या है, जैसे सन है। ठीक है, सन के अराउंड क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी कि घूम रही है। लेकिन वो अर्थ जो है वो अपनी जगह क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अपनी ही जगह घूम तो रही है वो सर्कल में जो वो घूम रही है। ठीक है, पर्टिकुलर पाथ में, लेकिन अपनी जगह जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था। लेकिन इसकी रिसर्च होने के बाद ये अपनी जगह क्या करता है, स्पिन करता है। न्यूक्लियस की भी रिसर्च की गई और इसमें पाया गया कि न्यूक्लियस भी जो है वो अपनी जगह क्या करता है, रोटेट करता है। यानी कि क्या होती है, इसकी स्पिन, इसकी भी जो है वो प्रेजेंट होती है। किसकी, न्यूक्लियस की स्पिन भी जो यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और यही जिसकी यहाँ पर जो वो न्यूक्लियस की स्पिन प्रेजेंट होगी, वही जो वो एनएमआर एक्टिव जो है वो न्यूक्लियाई होगा। मींस यहाँ पर क्या होगा, जिसकी आई की वैल्यू, आई जो है वो क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता था, एस को हम बोल देते थे स्पिन, और यहाँ पर जो फिक्स वैल्यू होती थी स्पिन की, या तो प्लस हाफ होता था या क्या होता था, माइनस हाफ। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू होती थी या प्लस हाफ या माइनस हाफ। लेकिन जो न्यूक्लियस का केस है उसमें क्या होगा, आई की वैल्यू जो वो अलग अलग होगी। ठीक है, यानी कि अगर आई की वैल्यू 0 हुई तो वो क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पिन ही नहीं है, अगर वो रोटेट ही नहीं कर रहा है। जब उसके ऊपर हम आईआर रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, जब हम उसके ऊपर आईआर यानी कि रेडियो वेव जो वहां पर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो उसकी स्पिन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो एनएमआर क्या होगा, इनएक्टिव न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस, इनएक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, जिसकी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वो क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। अब इसका वाइस वर्सा, यानी कि जिसकी आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, वो क्या होगा, एनएमआर एक्टिव जो वो न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, अब इसके कुछ रूल है, जैसे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेस के ऊपर कि कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव, कौन सा इनएक्टिव। अब यहां से आपको पता लग गया होगा, आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, एस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, उसका फॉर्मूला होता था
2s+1, ठीक है। ये होती थी इलेक्ट्रॉन के केस में, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके केस में वो क्या होगा, सिर्फ s की जगह क्या करना है, हमने I को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि स्पिन जो है वो तो स्पिन ही रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह घूम रहा है और न्यूक्लियस भी क्या करेगा, अपनी जगह ही क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो सेम स्पिन होगी, इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है वैसे ही क्या करेगा, न्यूक्लियस भी घूमेगा, ठीक है। उसकी भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर स्पिन होगी, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करेंगे हम, I को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि 2I+1। ये होगी हमारे पास न्यूक्लियर मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये होगी न्यूक्लियर मल्टीप्लिसिटी और ये है इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर ये I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि NMR एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन से हैं, तो इनके रूल के ऊपर हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। कि एटॉमिक नंबर जिसका इवन होगा ओड होगा वो मैं अब आपको जो एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे जो वो रूल के हिसाब से जो NMR एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। तो सबसे पहला रूल जो वो नोट कीजिए आप अपनी नोटबुक के ऊपर, सबसे पहले लिखिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर भी जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, इवन है, और मास नंबर भी क्या उसका इवन है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इवन क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर I की वैल्यू जो कि क्या होगी हमारे पास 0 होगी, ठीक है। ये होगा NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई, NMR इनएक्टिव, यानी कि NMR स्पेक्ट्रा आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है, अगर आप इस न्यूक्लियस को जो वो यूज करोगे। ये आ गया हमारे पास पहला। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास इवन है, और जो हमारे पास मास नंबर है, मास नंबर वो क्या है, ओड है। अब ऐसा किस केस में होता है, इसका एग्जांपल जो है वो कार्बन का, ठीक है, 6 and 13, कार्बन का जो वो एक आइसोटोप है, जो कि कार्बन 13 NMR हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसका क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर क्या है इसका इवन है, और मास नंबर क्या है इसका ओड है, ठीक है। ये आ गई दूसरी कंडीशन, एटॉमिक नंबर इवन, मास नंबर ओड। तो ये क्या होगा हमारे पास NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, NMR एक्टिव, यानी कि ये आपको जो है NMR स्पेक्ट्रा जो वो प्रोवाइड करवाएगा। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन 13 NMR, ठीक है। सबसे पहले 1H 1 NMR, यानी कि PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टडी। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कार्बन 13 NMR जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। अब तीसरा यहां पर देखते हैं, इसका वाइस वर्सा कर दो, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास ओड हो जाएगा, और मास नंबर क्या होगा इवन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास होगा NMR एक्टिव। अब अगर आपको कई बार MCQ में पूछा जाता है तो आप सोचेंगे कि ये सारी कंडीशन जो है वो कौन याद करेगा, तो इसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे कि कोई भी टीचर आपसे पूछता है कि बताओ, जैसे कोई भी दे दिए, ठीक है, कार्बन 6 और 12, ठीक है, आपको ये दे दिया। अब आप सोचेंगे आपको मान लीजिए कंडीशन याद नहीं रही, क्योंकि मेरे केस में ऐसा होता था कि ये मेरे को जनरली याद नहीं होती थी। तो क्या होगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि मास नंबर जो यहाँ पर होगा अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो न्यूक्लियाई क्या होगा, NMR इनएक्टिव। या किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। NMR क्या होगा, इनएक्टिव। ये एक बेस्ट ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, स्टार लगा दो 4-5, और वहां पर लिख दो कि जो भी हमारे पास मास नंबर होगा किसी भी न्यूक्लियस का, अगर वो 4 के साथ क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या होगा, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होगा। ये थी एक ट्रिक आपको छोटी सी ट्रिक है जो कि मैंने आपको जो वो बता दी। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम जो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी न्यूक्लियाई को जो वो रखते हैं, तो वो किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, बिहेव जो वो करेगा, ठीक है। आई थिंक आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो आप इसका SS यानी कि स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं, ठीक है।
तो अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, ठीक है, यानी कि 10 सेकंड पीछे देखकर जो आप इसका स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास क्या होगा, जो हम न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वो रखेंगे तो वो किस तरह से जो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। अब स्पिन की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जैसा कि केस हम कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रोजन का 1h1, ठीक है। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, स्पिन होती है इसकी हाफ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2i+1, ठीक है। स्पिन क्या आ गई, हाफ आ गई, 2 into 1/2 + 1 = 2, ठीक है। यानी कि इसकी क्या है, दो हमारे पास क्या होगी, स्पिन होगी। ऐसे आप जो वो स्पिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वाला फॉर्मूला जो है इससे, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की जो हमारे पास क्या होगी, दो स्पिन स्टेट होगी, ठीक है। अब दो स्पिन स्टेट कैसे होगी ये आपको बताता हूं, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, एक होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास क्लॉकवाइज और हमारे पास ये आ गई एंटी क्लॉकवाइज, ये, ठीक है। ये है हाइड्रोजन की दो स्पिन स्टेट विदाउट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने क्या की है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं की है। तो ये क्या होगी, दोनों स्पिन स्टेट जो वो क्या होगी, डीजेनरेट होगी। इस लाइन को ध्यान से लिख लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये होंगे डीजेनरेट, डीजेनरेट स्पिन होगी, डीजेनरेट स्पिन, यानी कि क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी जो हो क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी ऑफ दीस टू स्पिन्स आर सेम, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब हमने इसके ऊपर जो वो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। अब इसका एग्जांपल जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे सामने एक फैन लगा हुआ है, अभी जो वो मैंने फैन को जो वो बंद कर दिया है, ठीक है। अब बंद कर दिया है तो आप फैन को जो वो किसी भी तरह रोटेट कर सकते हो, यानी कि क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जो वो रोटेट कर सकते हो। लेकिन जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बिजली का स्विच छोड़ देंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। बहुत ही ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो दो स्पिन है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब स्विच बिजली का बंद है तो पंखा जो वो क्या है, स्टेशनरी फेज पे है, यानी कि रुका हुआ है। अब उसको जो आप किसी भी स्पिन में रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज उसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पंखा जो वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, सॉरी स्टेशनरी स्टेट में, यानी कि रुका हुआ है अपनी जगह, जब तक हमने उसके ऊपर क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो तब तक पंखा क्या है, स्टेशनरी है। और आप उसको जो वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, यानी कि दोनों स्पिन की एनर्जी जो वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या क्लॉकवाइज। लेकिन जब हमने क्या किया, बिजली का स्विच जो वो ऑन कर दिया, तो फैन जो है वो एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, यानी कि डीजेनरेट लेवल से उसके क्या हो जाएंगे आप, नॉन डीजेनरेट लेवल, एक जो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एक जो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अपनी स्पिन को क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जो वो स्पिन का क्या होगा, यहां से चेंज होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहां से स्पिन उठकर यहां जाएगी, ऐसा नहीं होगा, एनर्जी का चेंज होगा, यानी कि पहले लो एनर्जी थी स्पिन की और ऊपर जाके क्या होगी, उसकी हाई एनर्जी जो वो हो गई। तो यहां पर ये वाला चेंज जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर बोर्ड पे समझना है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके हिसाब से आप इसको अच्छे से जो वो स्टडी कर सकते हैं। इनको मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये, ध्यान से इसको लिखना नोटबुक के ऊपर और अपने माइंड में जो बिठा कर रखना कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से बिहेव करेगा। अब ये हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
ये दो मैग्नेटिक है। आप घर में कभी करके देखना, ये इसका नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया, ये आ गया साउथ पोल और ये आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, साउथ। अगर इस तरह से आप क्या करते हो, सॉरी, इस तरह से आप क्या करते हो, अगर इनको अलाइन करते हो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी अट्रैक्शन होगा, लेकिन आप जैसे इसको फ्लिप कर दोगे, यहां पर बना के दिखाता हूं मैं आपको, यानी कि आप यहां पर साउथ पोल ले आओगे, सॉरी यहां पर नॉर्थ पोल ले आओगे और यहां पर साउथ पोल ले आओगे, तो आप क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा और ये वाला जो मैग्नेट होगा अपने आप को यहां पर नहीं रख पाएगा, यानी कि अपनी स्पिन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या करेगा, चेंज कर देगा। यहां पर क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल से, साउथ पोल का साउथ पोल से क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, मैग्नेटिक ऐसे घूम जाएगा। कभी घर में जाकर जो आप इसे ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बचपन में हम जो देखते रहते थे कि तीन मैग्नेट आपने ले लेने हैं, दो, एक इस साइड रख लेना, उसका साउथ पोल ऐसे रखना है, नॉर्थ पोल ऐसे रखना है, नीचे का साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। बीच में क्या करना है, यहाँ पर पहले क्या करना है, इसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी कि आपस में मैग्नेटिक तब क्या होंगे, अट्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। फिर उस मैग्नेट को जो वो आप घुमा देना, यानी कि ओपोज कर देना, तो आपको जो कुछ आपके हाथ में जो वो फोर्स फील होगा कि ये जो वो घूमना चाह रहा है, इस तरह से यहाँ पर फिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इस तरह से वो बिहेव करेगा। अब सैंपल की फॉर्म में हम देखते हैं कि अगर हम सैंपल को जो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया हमारे पास साउथ पोल, और ये हमने रख दी इसके अंदर सैंपल। अब सैंपल जो हमारे पास क्या है, उसकी दो स्पिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दो स्पिन है उसकी। अब दो स्पिन जो है यहाँ पर क्या होगा, साउथ यहाँ पर नॉर्थ, यानी कि पहले जो वो क्या है, इसके साथ अट्रैक्शन की फॉर्म में है। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रेडियो वेव जो वो डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद जो वो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है इसको ये जो वो अपोज कर सके, तो जब हम इसके ऊपर रेडियो वेव जो वो डालते हैं तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करते जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद यानी कि इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि अब ये जो इसके अपोज में खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो कहीं पर रेसलिंग के लिए जाना है, तो पहले मेरे में भी जो है वो क्या होनी चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं इतना मतलब कैपेबल हो जाऊंगा कि मैं रेसलिंग लड़ सकूं, तभी तो मैं वहां पर जाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर ये जो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इसकी रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करते करते जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो इसके अपोज में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, यानी कि इसमें क्या हो गया, तो यहाँ पर आएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर आएगा साउथ पोल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपरी बनाता हूँ, इस साइड बना देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन की हमारे पास क्या थी, सबसे पहले दो स्पिन स्टेट, ठीक है, ये आ गई वो दो स्पिन स्टेट, डिजेनरेट, यानी कि सेम एनर्जी, दोनों की क्या थी पहले, सेम एनर्जी। लेकिन जब हमने क्या किया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को जो वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि यहां पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नोट से जो वो शो करते हैं, तो बी नोट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, जो दो स्पिन स्टेट थी, एक तो इसके अलाइन हो जाएगी, ठीक है, जैसे मतलब इस डायरेक्शन में ये है, उसी डायरेक्शन में ये रहेगी, ठीक है। तो ये आ गई पहली स्पिन स्टेट। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन है तो एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ये आप सभी जानते होंगे। तो अट्रैक्शन की वजह से लोअर एनर्जी में आ जाएगा, और एक स्पिन जो है इसके अपोज में होगी, वो क्या आ जाएगी, हायर स्पिन में आ जाएगी, यानी कि इसकी क्या होगी, हायर एनर्जी, और इसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास हाइड्रोजन की स्पिन मैग्नेटिक, सॉरी किसी भी न्यूक्लियस की, ये तो मैंने हाइड्रोजन का बताया, आप जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उनकी स्पिन को ऐसे ही चेक करके, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है,
2i + 1। अगर i की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से आपकी स्पिन जो वो निकल जाएगी। फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 स्पिन आ गई, ठीक है, 4 स्पिन आ गई तो चारों की चारों पहले क्या होगी, डीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 4 का बता देता हूँ आपको, ये 4 स्पिन है, ठीक है। तो 2 ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी और 2 क्या हो जाएगी नीचे, यानी कि 2 लो स्टेट में, 2 स्पिन जो होगी हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में 2 स्पिन होगी, जो 2 स्पिन होगी उसी डायरेक्शन में, और जो 2 ऊपर वाली होगी जिनकी एनर्जी जो वो हाई है वो इसके अपोज में आएगी, ठीक है, यानी कि इसके ऑपोजिट में होगी। और यहाँ पर जो वो रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन होगा तो एनर्जी जो इसकी क्या होगी वो हाई होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को जो ये वाला कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को मैं थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी जो वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए जो वीडियो को इतना ही यहाँ पर ही अब मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। यानी कि आप जो यहाँ तक जो वो करके लाना, ठीक है। पिछली क्लास में सॉरी ये वाली क्लास जो है यहाँ तक ही होगी और इसको पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि अगली क्लास में जो नया कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं, यानी कि किस तरह से हमारे पास सिग्नल आते हैं, रेजोनेंस कैसे होता है, कपलिंग कैसे होता है, ठीक है, कपलिंग कैसे होती है, उसके बारे में हम जो वो बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आप सभी ने ये समझ लिया होगा एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस किस तरह से जो वो रोटेट करता है, यानी कि स्पिन किस तरह से उसकी होती है। और जब हम सैंपल को, बहुत ही ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है ये, यानी कि जब हम किसी भी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वो प्लेस करते हैं तो वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।